ठीक है यार, का सही चल रहा आपका? हाँ सर। सर वहाँ आए। मज़ा आ रहा है बॉम्बे में? हाँ हाँ, मजा तो आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो भाई ये बोल रहे थे कि सर आज मतलब गेट का कहीं कर देंगे तू। हाँ, वो देख। सौरादीप तो वहीं पे है ना, मिलता होगा अब तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मिल जाता है। वहीं से पी। हमारा तो एल्गो को मतलब कुछ एग्जाम का टीए भी होंगे। अच्छा हाँ, एग्ज़ाम में ड्यूटी उसी लगती है ना अच्छा वो वहाँ पे। वो तो अभी फ्यूचर में टीए हुए भी रहेंगे, टीचिंग असिस्टेंट होते हैं जो स्कॉलर होते हैं वही होते हैं। सो तो अभी गेट के क्वेश्चन में कुछ डाउट है ना गेट के पेपर में, चलो डिस्कस कर लेते हैं वही। मैंने बोला था उसको। क्या क्या क्वेश्चन है? तो कौन कौन से ईयर का है? कैसे डाउनलोड करेंगे? भेज रखा है ना उसने? क्योंकि वो मैं भूल जाता हूँ रोज़, मैंने कहा इसलिए ज्वाइन कर बता देना बस। तो उसने जो भेजा हुआ है, ये देखो भाई, सोहम है ना, तो मैं भेज देता हूँ इसको, है तो अगर सॉल्व कर दो। इनका जो डाउट है जो बता रखा है, वो गेट का बुक रेडी हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बच गया है, गेट का सॉल्यूशन बना रहे थे ना, तो कुछ क्वेश्चन जो वो लोग नहीं कर पाए हैं। कौन से टॉपिक पे? अब वो तो देखना पड़ेगा किस टॉपिक है ये लोग। इसमें 2019 में जो क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो मुझे भेजा है 65, 36 और 12। ठीक है, ये नहीं हुआ है। और बाकी जो है, और क्या था? तो वो क्वेश्चन भेजा है तुम्हें भाई, यार का किस किस ईयर का कौन सा क्वेश्चन है? 2021 का जो क्वेश्चन शायद है, वो है 7, 30, 36, 50। और 2023 का जो बच गया है तो वो है। 19 का 36 तो इजी है। हाँ वही लिख के भेज दें, देख लो जो भी तुम्हें आता है तुम लिख के सौरादीप को भेज देना, वो टाइप करा के इंक्लूड कर लेगा। और 23 में 26, 25 में जो बचे हैं वो है 65, 60, 44 और 36। ये क्वेश्चन जो रह गए हैं ना, तो 19, 20 में और कोई है? 25 का 65 उस थ्योरम पे बेस्ड था, वो था ना बायोरेट में प्रोबेबिलिटी हम्म। 1/2 पाई वाला। वो उसका है। अच्छा तो तुम इसका लिख के भेज देना जो भी हो जाएगा ना, यही मुझे भेजा हुआ 20 का 40। सो 2020 में क्वेश्चन नंबर 40 है। तो ये सब क्वेश्चन है जो रह गए हैं ना, 2025 से 19 से 25 का सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। तो सब हो गया, टाइप हो गया, बस इसका शायद ये लोग का रह गया है, वो टाइप भी हो गया, प्रोफीडिंग भी हो गया है, ये बचा हुआ है। चलो तो 23 में 26 लिख दिया ना। 25 में वही 65, 60, 44 एंड 36। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बारी। इसको एक बार देखो, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हो जाएगा, तो हो जाएगा तो उसको लिख के आप भेज देना। सौरादीप को है ना, जो हमारा फैकल्टी भी वो है, डाउट फैकल्टी में है, तो या किसी को भेज दो, हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। 20 का देख लेते हैं, 40 कौन सा है? सो गेट 2020 का पेपर है ना। टेस्टिंग का है। टेस्टिंग का है, अच्छा। तो सो गेट 2020 का हम लोग पीवाई को डाउनलोड कर रहे थे ना, ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, गेट 20 का है ये। तो गेट 2020 में क्वेश्चन नंबर जो हमने लिखा है वो है 40 नंबर। तो 40 देख लेते हैं क्या है। ये है ना। तो ये थ्योरम है एक्चुअली, तो इसमें ना कुछ करना नहीं है, बस एक लाइन लिखना है टू साइडेड है तो नहीं करेगा, एमपी टेक एग्जिस्ट। है हाँ, वो थ्योरम, बस एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना है, तो उससे हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना, इसमें आ गया मुझे, तो इसमें बस कुछ। होगा। हम्म। तो इसमें बस एक स्टेटमेंट लिख देना है कि यूएमपी टेस्ट यूनिक होता है एंड देयर इज़ नो यूनिक। अच्छा इसको, तो ये एक थ्योरम भेज देंगे उसको, तो उससे हो जाएगा है ना। सो इसको एक मिनट।
चार ऑप्शन आ गया ना इसमें तो, हाँ बस तो इससे ही हो जाएगा। तो यहाँ जो है कि बस एक थ्योरम ये होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो H0 है थीटा बिलोंग्स टू 1 2 एंड H1 है थीटा लेस देन 1 और थीटा मोर देन 2। तो होगा क्या, और ये कहाँ से आया है, नॉर्मल से आया है। तो इसमें क्या होगा कि फॉर H1 थीटा लेस देन 1, ठीक है ना, इसके लिए यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करेगी इज, मान लो क्या होगा, x बार लेस देन k1 काइंड, है ना। एंड फॉर H1 जब थीटा मोर देन 2 है तो यूएमपी टेस्ट जो होगा वो होगा x बार मोर देन सम k2 इक्वल लगा सकते हैं। बट, है ना, अब आगे ये लिख देना है बस कि बट फॉर H1 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है थीटा लेस देन 1 और थीटा मोर देन 2, सो देयर इज नो यूनिक, है ना, क्योंकि यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, वो यूनिक होनी चाहिए। सो यूनिक यूएमपी टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये लिखना है कि बिकॉज, Power not unique. है ना, यूएमपी टेस्ट इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, बट यहाँ एग्जिस्ट करेगी नहीं, है ना, इफ सर ये तो बोथ साइड टेस्ट वाला सिनेरियो हाँ हो गया ना। एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। सो ये है इसका रीज़न, बस तो हो गया, इतना काफ़ी है, रीजनिंग इतना लिख देगा लोग समझने वाले, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया 2020 का 40 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो चलो ये हो गया, और क्या है ये देख लेते हैं पहले, 23 में 26 नंबर क्या है। सो और ये 2020, ऐसा क्यों है कि जैम में सवाल की लेवल थोड़ी हाई रहती है, जबकि वो बीएससी लेवल एकदम, और गेट में थोड़ा सा आसान होता है, जबकि वो एमएससी लेवल है। हाँ क्योंकि वहाँ एलिमिनेट करना ना, जैसे IIT JEE में इतना लेवल हाई क्यों है, तो 12th लेवल का एग्ज़ाम है, लेकिन वो तो और डिफिकल्ट है ना, एडवांस का एग्ज़ाम क्यों, जो जेई सर एडवांस। ये गेट का क्वेश्चन आया था, मतलब जैम का जो आईआईटी गुवाहाटी किया था 2023 में, थोड़ा टफ टफ दिख रहा है। तो गेट का अभी कर रहा है, उतना ही टफ आएगा क्या? कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है। सो हमें क्या क्वेश्चन पेपर चाहिए ना, उसकी वजह है पार्टिसिपेंट, है ना, किसी एग्ज़ाम में मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं और कम को सेलेक्ट करना है, तो एलिमिनेट कैसे होगा, तो एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा दो, है ना, तो खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। ये क्या आंसर की मिल गया मुझे बस, तो हमें तो पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर, इसमें सब होगा ही मेरे पास, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा। जो क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं यहाँ का ही स्टाफ वगैरह करेंगे क्या? हाँ हाँ, क्वेश्चन वगैरह जो होंगे तो ये मतलब यहाँ का स्टाफ वगैरह करेंगे फैकल्टी? क्वेश्चन जो होंगे, हाँ जैम 2026 में तो बॉम्बे का ही मतलब प्रोफेसर करेंगे? हाँ उनका कमेटी बनती है तो वही लोग बनाते हैं पेपर, तो हाँ उन लोगों में से ही उनकी जो कमेटी होगी वो बनाए होंगे, तो वैसा रहता है, एग्जामिनेशन कमेटी बनती है तो उनमें से ही, हाँ वहीं के फैकल्टी बनाएंगे, वैसा रहता है। ये तो ऑनलाइन सब मिल जाता, अगर ढूंढता तो ऑनलाइन सारे मिल जाएंगे ना। हमें किस ईयर का चाहिए, 23 का पेपर चाहिए, और ये होगा 22 तक ही, क्योंकि तो हम 26 का, ये गेट 26 का वेबसाइट ना देख ले, इसी में सब मिल जाएगा। गेट 2026 की वेबसाइट पे तो सारे मिल जाएंगे ना हाँ सर, पेपर। बल्क में मिलेगा। हाँ वही ना, एक साथ मिल जाएगा, तो हमें तो वहीं से ढूंढ लेते हैं, क्यों इतना घूमना है। सो हमें चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर, डाउनलोड्स में जाएंगे, तो हमें 23 का पेपर चाहिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स 21 से 25 का, तो हमें चाहिए 2023 का स्टैटिस्टिक्स का, तो स्टी पे क्लिक करना है, आ जाएगा, देखो यहाँ है ना, लेफ्ट साइड। हाँ ये आ जाएगा, ठीक। राइट। तो राइट में की है एक्चुअली, लेफ्ट में ना क्वेश्चन पेपर में। चलो तो इसमें जो क्वेश्चन इनका डाउट है वो जो 26, सो हमें देखना है 26,
ओके ये है। अच्छा तो इसका लिखना पड़ेगा, इसमें जो है ना इसका जो रीजनिंग है इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि तो ये है ना x काइंड ऑफ जो हम x लिखते हैं ये log k है, ये ना y बराबर, अगर इसको लिखेंगे y बराबर अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा वन एक्स प्लस एप्साइलॉन k, है ना, जहाँ पे यहाँ थोड़ा ट्रिवियल केस ही एप्साइलन k का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अलग है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। So MLE of alpha naught does not exist, MLE of alpha 1 does not exist, least square estimator of alpha naught exists and unique, least square estimator of alpha 1 exists but not unique. Okay, so x जो है log के काइंड ऑफ है, तो हमें यहाँ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना वो आसान है। तो जैसे यहाँ वाई के लिखा है ना, तो इसको एक्स के कर देते हैं, ठीक है, और एक्स के जो है वो लॉग के है यहाँ पे, सो दैट एक्स के इज लॉग के, ये है तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही, लेकिन यहाँ पे एक्स आईज नो प्रॉब्लम है ना, वाई आई बराबर अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स आई दिस। तो जनरली क्या होता है, पहले क्या होता है ना कि जो होता है इसमें नॉर्मल लेते थे वैसा, तो यहाँ नॉर्मल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ डबल एक्सपोनेंशियल है, एरर का डिस्ट्रीब्यूशन, एरर क्या है आईआईडी है, डबल एक्सपोनेंशियल। तो डबल एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, अगर एमएलई आप निकालेंगे तो क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे एंड देन उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सैंपल मीडियन होता है। तो एंड यहाँ सैंपल साइज कितना है, यहाँ कुछ बताया है, ऐसा कुछ नहीं बताया ना, के कहाँ से कहाँ तक, एन तक है ना, तो ये के की वैल्यू एन तक है, मतलब पॉइंट है y1 y2 y3 yn। सो तो निकालना पड़ेगा है ना एमएलई, और ये निकाल के देखना पड़ेगा। सो इसका जो आना है तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर के लिए हमें मिनिमाइज करना होता है समेसन एप्साइलॉन के स्क्वायर को, है ना, के फ्रॉम 1 to n, तो इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो यहाँ से आ जाएगा वाई के माइनस अल्फ़ा नॉट माइनस लॉग के, है ना, यही है, एन इस पूरे का स्क्वायर, सो दिस वी हैव टू मिनिमाइज, ये है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो अब यहाँ 2 वेरिएबल फंक्शन है ना, तो इसको मान लो अभी मैं g ऑफ अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन कर दिया, समेसन वाई के माइनस अल्फ़ा नॉट माइनस अल्फ़ा वन एल एन के इस पूरे का स्क्वायर, सो के फ्रॉम 1 to n, ये है। अब इसको मिनिमाइज करना है तो देखना है क्या होगा, और एमएलई का अलग तरीका होगा, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का है, एमएलई के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन से काम करना है कि जो एप्साइलॉन आई है वो है, इसका ये पीडीएफ दे रखा है ना, डबल एक्सपोनेंशियल, सो डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास, है ना, लाप्लास में क्या है 0,1 है ना, लाप्लास 0,1 है। तो एमएलई कैसे निकालते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, यही ना, तो ये एप्सिलॉन आई का, तो ये एमएलई के लिए तो वैसे करेंगे। सिंगल करेक्ट है। हाँ ये सिंगल करेक्ट है, इज ट्रू है ना, तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा इसमें, तो ओनली सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आंसर की तो ऐसे सी है, तो ये है
लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ अल्फा नॉट एग्जिस्ट एंड यूनिक, ये आएगा। तो एमएलई के लिए हमें क्या करना होगा, वो तो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना। तो यहाँ इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है, ये है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। और इसको यहाँ का जो लाइक्लीहुड फंक्शन आएगा किसमें, वो भी अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा वन में आएगा, उसको हमें मैक्सिमाइज करना होगा एमएलई के लिए, यही है। सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट। अब बनेगा क्या लाइक्लीहुड फंक्शन, अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, वो तो लिख सकते हैं, लिख देता हूँ मैं, देखो तो यहाँ पे जो हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे हैं इसके लिए एप्सिलॉन आई के लिए है ना। सो अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन में ही आएगा, नहीं इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो वो है ना, एक मिनट, तो अभी तो पहले हम लिखेंगे। तो वैसे क्या बनेगा लाइक्लीहुड फंक्शन, हाँ वैसे अगर लिखते हैं तो जॉइंट पीडीएफ ही तो होता है ना इसका, तो क्या आ जाएगा, सो बाद में चलो अल्फ़ा नॉट वन लिख लो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ ऑफ एप्सिलॉन आई, ठीक है ना, यही रहेगा। तो ये 1/2 ई की पावर मॉड ऑफ एप्सिलॉन आई, आई फ्रॉम 1 to n, ये एप्सिलॉन के कर लो, के फ्रॉम 1 to n मर्जी है, एप्सिलॉन के करोगे के फ्रॉम 1 to n, तो ये 1/2 की पावर n हो जाएगा, ई की पावर माइनस समेसन मॉड ऑफ एप्सिलॉन के फ्रॉम 1 to n, यही है। सो 1/2 की पावर n, ई की पावर माइनस समेसन, अब एप्सिलॉन के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई के माइनस अल्फ़ा नॉट माइनस अल्फ़ा वन लॉग के, ये है। अब इसको मिनिमाइज करना है, सॉरी मैक्सिमाइज करना है। सो दिस इज़ मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ, ये जो समेसन है मॉड में वाई के माइनस अल्फ़ा नॉट माइनस, इससे एक आइडिया मिलेगा, इसको क्या होना चाहिए, मीडियन है मिनिमम। ना, के फ्रॉम 1 to n, है ना, दिस हैज़ टू बी मिनिमम, इसको मिनिमम होना पड़ेगा उसको मैक्सिमम होने के लिए, इसको मैक्सिमम होने के लिए इस क्वांटिटी को मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि पावर नेगेटिव में है ना, तो वो जितना मिनिमम होगा वैल्यू उतनी मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो इसको मिनिमम होना पड़ेगा। अब इसकी ये मिनिमम कब होगा, जब मीडियन मिलेगा, है ना। तो हमें किसका चाहिए था, अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन का, इसके अकॉर्डिंग कुछ, तो इसके आगे फर्दर क्या करोगे, फर्दर आपको ये मिल जाएगा कि जो वाई के है दैट इज़ द, तो हमें तो अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन की वैल्यू चाहिए ना, तो अल्फ़ा नॉट माइनस अल्फ़ा वन एल एन के इज़ सैम्पल मीडियन ऑफ वाई के, ऐसा बन जाएगा। बट सेपरेटली तो नहीं निकाल पाएंगे अभी डायरेक्टली यहाँ से, और यहाँ पे भी करके देखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करके क्या आता है। सो मे बी यहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगी, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंगल करेक्ट है ना, तो एक मिल गया सही तो काम हो जाएगा। तो मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ, ये तो एक अप्रोच ये हो गया, ये एमएलई के लिए कर रहे थे, और यहाँ से मैं दूसरा अप्रोच ये ट्राई करूँ कि डेल जी अपॉन डेल अल्फ़ा नॉट ज़ीरो करेंगे एंड डेल जी अपॉन डेल अल्फ़ा वन को ज़ीरो पुट करेंगे, ये निकाल के फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन की। तो अगर ये आ जाएगी तो हो गया काम, तो ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो क्योंकि सिंगल करेक्ट है ना, एक ट्रू लाना है, तो मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इनमें से मुझे एक ट्रू मिल गया तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा नॉट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मुझे लगता है मिल जाएगा मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा नॉट निकाल दो और अल्फ़ा वन निकाल दो, इससे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ काम हो जाएगा। सॉल्व करके बताओ भाई, देखो सॉल्व करके हो जाएगा, तो अल्फा नॉट आ रहा है वाई बार आ जाएगा ना, वाई बार अल्फ़ा नॉट माइनस हाँ सर आ जाएगा। अल्फा वन कैप, मतलब जो एस्टिमेट है लिस्ट इसका का आएगा, फिर ऐसे अल्फ़ा वन निकाल इंटू लेंगे।
इंटू भी है, समेशन ऑफ ln k डिवाइडेड बाय n, ln के डिवाइडेड बाय मतलब होल डिवाइडेड बाय n। हाँ ये पूरा, हाँ, n वो जो अल्फा नॉट के साथ जो n आएगा वो इधर डिवाइड कर अच्छा ये दिया। पूरा डिवाइड हो गया, 1/n हो गया। ओके, मैं मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि इसको मैं साथ लेके इंटू 1/n कर दूँ, यही ना? ठीक नहीं है, सर, y बार तो बाहर रहेगा ना, y बार अच्छा तो n इसका आ वन गया बाई फिर। एन है, ओके तो यहाँ 1/n कर दूँ, अल्फा वन हैट बाई एन, इसका 1/n होगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा, फिर ऐसे अल्फा वन यहाँ से निकल आएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा, 2 इक्वेशन है ना वो निकल आएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए मुझे लगा ये सही हो जाएगा, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंगल करेक्ट है। इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर हम लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर यहाँ से निकाल लेते हैं, सो अल्फ़ा नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं और अल्फ़ा वन निकाल लेते हैं, तो काम हो जाएगा, आ जाएगा दोनों यूनिक, आई थिंक दोनों यूनिक आएगा मेरे हिसाब से, शायद देखो सॉल्व करके, तो अल्फ़ा नॉट फिर अल्फ़ा वन आ जाएगा एंड देन, तो ये कह रहा है यूनिक नहीं है, आई थिंक इसीलिए फॉल्स हो गया होगा, और ये दोनों फॉल्स हो जाएगा, सो एग्जिस्ट करेगी। ऐसे लिस्ट स्क्वायर वो क्या बोलते हैं इसे, वो है ना सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है भाई, हमने ये पढ़ा है ना, सिंपल जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर वही तो एमएलई होता है हाँ है वैसे ना? भी मतलब इतना ना कर करके, क्योंकि मतलब एब्सोल्यूट में वो डिवीजन ले रहे थे ना, इसलिए नहीं होता होता वो। हाँ, तो यहाँ से ही तो स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए नहीं होता, एमएलई नहीं होता वो। तो ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फॉल्स कह रहा है ना, गलत कह रहा है, एक्चुअली एग्जिस्ट करेगी, जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है वो मिल जाएगा हमें, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ही एमएलई हो जाएगा आई गेस, तो उससे ही हो जाएगा काम। तो यहाँ से लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एग्जिस्ट करती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, सो इसमें ये है कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एग्जिस्ट एंड यूनिक आएगा, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करेगी और यूनिक मिलेगी, दैट्स वाई, तो ये इसलिए ये ऑप्शन सही है, और यहाँ नॉट यूनिक है इसलिए गलत है, ये डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है इसलिए गलत कह रहा है, सो और वो मैं तरीका यूज़ कर रहा था, मैं भी पता नहीं दैट विल वर्क और नॉट, क्योंकि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर होना चाहिए ना, जब हम एमएलई जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए, तो वो अप्रोच शायद पता नहीं सही है नहीं है, बट ये हम तो जानते हैं। एलएससी तो एमएलई होता है सर, मतलब हाँ अगर लिस्ट स्क्वायर मेथड में एलएससी एमएलई होता है तो उस हाँ, हिसाब से। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है वही एमएलई है, वही ब्लू है बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर भी है ना, तो ये है, तो मुझे लगता है यही अप्रोच ठीक है, वी जस्ट फाइंड ना, यहाँ से पता चल जाएगा अल्फा वन निकालो, इससे हो जाएगा, तो इस तरीके से ही आंसर हमें मिल जाएगा, तो ठीक है, इससे आ जाएगा, अल्फा नॉट निकल जाएगा, अल्फा वन निकल जाएगा सेपरेटली, तो काम हो गया, अगर सेपरेटली निकाल लिए, सो दैट एग्जिस्ट एंड दैट इज़ यूनिक, सो एमएलई एग्जिस्ट एंड इट इज़ यूनिक, तो ये ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट है इसलिए गलत हो गया है, और क्या, तो ये ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ओके है। अब आते हैं, तो 19 सिंगल सिंगल वाला हो गया, अब 3 क्वेश्चन 19 का देख लेते हैं क्या है, तो 2019 में जो है, तो यहाँ पे 19 का पेपर है भी कि नहीं, तो ये किस ये नहीं को देखते हैं जो पहले यहाँ पे है, छोड़ो, सो 25 का ही देख लेते हैं, 25 में क्या है, 65 60 44 36, सो 65, तो 65 क्या है ये, अच्छा ये तो फार्मूला बेस्ड हो जाएगा, तो ये तो तुम करके भेज देना भाई, ठीक है, फार्मूला है ना, सो हम तो ये भेज हाँ देना तुम, सर। हाँ तो ये भेज देना एक तो, सो ये मैं बोल देता हूँ उसको, नोट्स भेज देंगे तो हो जाएगा, तो ये फार्मूला बेस्ड है, सिंपल फार्मूला लिखा रखा है उससे हो जाएगा, तो 1 मिनट इसको हटाओ अभी, तो 25 का हम देख रहे हैं ना, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, उससे क्योंकि फार्मूला सही होगा तो उससे आ जाएगा, ठीक है, तो ये मैं बोलता हूँ तुम इसको भेज देना, सो ये तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा तो उसको आप भेज देना, ठीक तो है, वो शायद कैंडल स्टाउ से हो जाएगा सर। हाँ ये फार्मूला है, सीधा फार्मूला है तो उससे आ जाएगा, तो वो भेज देगा, और दूसरा जो है, अगला जो है कि इसमें और जो था वो फार्मूला सीधा, हाँ वो कैंडल स्टाउल फार्मूला है ना उससे आ जाएगा सीधा, एंड इसमें जो नेक्स्ट था, आगे आगे है शायद,
पर गुप्ता कपूर में रिजल्ट भी लिखा है उसका। हाँ वही रिजल्ट है। तो 30 ये 65 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, एक लाइन का है। 36 ऐसे, सॉरी ये नहीं कर रहे थे ना हम तो ये कर रहे थे, ये देख रहे थे। फिर 60 देखते हैं क्या है इसका। तो 60 नंबर ये है। सो इसमें सीधा सीधा कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, सीधा ये लिख देना है, प्रूफ प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ से सीधा ये लिख दो एक लाइन में कि, इसका मेरे पास सॉल्यूशन है, भेज दूंगा। है ना, तो इसका ही भेज देना फिर, ठीक है। नहीं तो सीधा सीधा लिख देगा तो ये तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा, मैं बोल देता हूँ तो तुम कर देगा। तो इसको लिख के भेज देना। वैसे यहाँ पे सिंपल है कि ये जो समेसन, ये जो यू है ना, यू क्या है, यू आई थिंक ये हो जाता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म माइनस मंथ है। 1 to 1, तो उससे आ जाता है इजली। सो इससे जो भी आंसर आएगा उससे हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म बस लिख दो कि, है ना, वी गेट यू एज दिस एंड सॉल्व कर दो, हो गया। नहीं तो ज़्यादा, बाकी दिमाग अपना भी लगाएगा बच्चा, ठीक है। तो इसमें मेनली जो है 60 तो वही है, 44 देखते हैं क्या है। ये भी आसान है इसमें। अच्छा रैंक, अच्छा ये कैलकुलेशन बेस्ड, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है। तो इसमें ना, इसमें क्या करना होगा, एक तो इस पे चला जाता है ना, सो इसमें जो आपके पास है कि वाई एक्स वाई वन वाई टू भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ पीडीएफ, ये है ना। तो यहाँ बस ध्यान ये रखना है कि ये एक्स का पीडीएफ जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट 2 है, और y1 y2 ये फॉलो कर रहा है, y एक्सपोनेंशियल 1 है, या y1 y2 एक्सपोनेंशियल 1 है, ये ध्यान रखना है। अब बोल रहा है कि ri जो है रैंक ऑफ yi है अमोंग दिस, इन तीनों में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं लिखता हूँ ना, ri किसका रैंक है, yi का, ri yi का रैंक है। तो मतलब मैं r1 की अगर बात करूँ तो r1 है रैंक ऑफ y1, ठीक है, और r2 क्या है, सो रैंक ऑफ y2 है। तो रैंक क्या हो सकता है, तो रैंक जो यहाँ मैं समझ रहा हूँ वो है ऑर्डर। जैसे कैसे रैंकिंग करते थे उसमें नॉन पैरामीट्रिक से, उसमें क्या रैंकिंग होती थी, ऐसे कुछ ना। तो रैंक को डिफाइन करना चाहिए, रैंक क्या है यहाँ पे, आर आई डिनोट द रैंक ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। सो सो व्हाट डज इट मीन बाय रैंक। आर आई को निकल सकते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में, लाइक प्रोबेबिलिटी R1 इक्वल्स टू 1, वैसे ही तो, R2 इक्वल्स टू 3, उसके बाद एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए, तो वैसे कर सकते। पहला रैंक का मतलब स्मॉल है। जैसे रैंक यहाँ पे ना, मतलब जैसे अगर सबसे छोटा है तो रैंक 1 है, फिर रैंक 2 रैंक 3, जैसे रैंकिंग उसमें नॉन पैरामीट्रिक में भी करते हैं ना हम लोग, तो वैसा कुछ। तो एक फॉर्मूला भी है इसमें, ये कहता है कि रैंक जो है ना आर एन, सो आर एन विल बी आई लेस देन इक्वल टू एक्स आई लेस देन, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला बता रखा है। तो इससे देख सकते हैं, नहीं तो, लेकिन वही आंसर मैच होना चाहिए, ये है। एक बोल रहा है कि रैंक अगर आपको जानना है एक्स एन, मान लो आर एन जो है रैंक ऑफ एक्स एन है, तो इसका कह रहा है 1 प्लस समेसन इंडिकेटर फंक्शन ओवर एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स एन, जहाँ आई की वैल्यू 1 से n माइनस 1 तक होगी। सो ये है n रैंडम वेरिएबल में, है ना, ये है अमॉन्ग x1 x2 xn, n रैंडम वेरिएबल्स हैं, रैंडम सैंपल ऑफ साइज n काइंड ऑफ, तो उसमें इस तरह से डिफाइन करता है। तो यहाँ भी 3 है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। तो क्या बनेगा,
और इंडिकेटर फंक्शन का मतलब 1 या 0 है ना, वही चीज़ है। इंडिकेटर फंक्शन हम जानते हैं 1 या 0। मुझे जितना लग रहा है सर, ऐसे कर लीजिए कि R1 = 1, इसका मतलब है आपका y, मतलब y1 से छोटा है, लाइक ब्रैकेट में एक y2, लाइक उसके लिए भी दो केस आएंगे। R1 R2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, R1 का निकालेंगे तो R2 का वही PMF हो जाएगा। तो जैसे R1 बराबर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ, R किसका रैंक बता रहा है, Y1 का, तो मतलब Y1 इज लेस देन, एक बार x, एक बार y कर लीजिए, एक बार y, एक बार y2 कर लीजिए। Y1 लेस देन y, ये हो गया एक्चुअली, तो y से छोटा हो गया ना Y1, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब हाँ y1 मतलब x से y2 भी छोटा होगा ना, वो केस भी आ सकता है। हाँ, हाँ, मतलब y1 इज लेस देन x लेस देन y2, और एक केस में y1 इज लेस देन y2 इज लेस देन x। वैसे उससे ही शायद वही आंसर आएगा। ठीक है, उससे कर सकते हो, लेकिन वही निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी यही है कि प्रोबेबिलिटी निकाल के देखना पड़ेगा। सो y1 इज लेस देन x लेस देन y2 प्लस y1 इज लेस देन y2 लेस देन x, यही कहना चाह रहे हो ना। तो हाँ हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा अलग से, इंटीग्रेट कर, ट्रिपल इंटीग्रेशन करके। फिर ऐसे ही r प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 बराबर 2 निकालना पड़ेगा, है ना, और 3 तो 1 माइनस करके आ जाएगा। तो वैसे ही है, रैंक 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे, तो x y1 y2 एंड प्रोबेबिलिटी y2 y1 x, ये निकालना पड़ेगा। तो इससे आ जाएगा, तो ये यही प्रोसेस में कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये है। तो ये इसको छोड़ो, ये क्या कह रहा है इसको हटाओ, मुझे लगता है इससे ही आ जाएगा रैंक जो है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, और बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ r, अगर आपको R1 बराबर 3 चाहिए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, सो इसको हटा दो अभी। सो प्रोबेबिलिटी R1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा R1 इज इक्वल 3 मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी R1 इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी R1 इज़ 2, इससे आ जाएगा। और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन R1 का है वही R2 का रहेगा, तो ये 2 टाइम काइंड ऑफ इसको लिख सकते हैं, 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ R1, और R1 का एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा, सॉल्व करके देखो भाई, है ना। ये सब क्वेश्चन भाई सोम तुम ट्राई करके देखना, क्योंकि तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और बाद में सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो ये जो लिस्ट है ना, इसको आप सॉल्व करो एक बार ही बैठ के, और सोहम से कोऑर्डिनेट करके उसको करवा दो। ये जो क्वेश्चंस हैं एक बार ये सारे सॉल्व करके उसको भेजो। तो अभी और देख लेते हैं एक बारी। तो रफली मैं आइडिया दे देता हूँ, जनरली जो है ना, ये 44 था, तो ये 44 हो जाएगा। 36 में क्या है, तो इसका प्रूफ ये मैथ का है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट पर देख लूँ कहाँ पे जा रहा है ये। तो ये भी सिंगल करेक्ट है, तो सिंगल करेक्ट में एक दिखा देंगे, काम हो जाएगा। तो जैसे ये बोल रहा है ये कि तो फॉल्स है, हम्म ये फॉल्स है मीन वैल्यू थ्योरम से। ओके, तो उसको x माइनस वाई से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से तो इजीली आ जाएगा ना। हाँ, कि x टेंस टू y ले लेंगे तो f डैश y लेस देन 0 कांस्टेंट, जैसे प्रूव हो जाए कांस्टेंट आ जाएगा ना। यहाँ से तो ये आ जाएगा कि हाँ सर, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब f डैश x का मॉड लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, नीचे बुला लेंगे तो यहाँ से f डैश x आपका 0 हो गया, और इसका मतलब fx को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि एक ऐसा नॉन कांस्टेंट मिलेगा तो एक भी नहीं मिलेगा, है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे है, डी भी गलत होगा डायलॉग्स थ्योरम से। ओके। सो ये कह रहा है कि c जो है f डैश x1 f डैश x2 के बीच है, तो देयर मे नॉट बी एनी, अच्छा हो सकता है x नॉट एग्जिस्ट ही ना करे जहाँ पे f डैश x नॉट c हो जाए। हाँ, तो ये तो मिल जाएगा ना। तो उसमें देखो अब क्या होगा, सी में क्या है कि एफ डैश एक्स नॉन नेगेटिव है, और एफ डैश एक्स 0 है ओनली एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट,
एक तो एफ डैश एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये कह रहा है नॉन डिक्रीजिंग है, और ये एफ डैश एक्स 0 है ओनली एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 0 है एफ डैश एक्स, मतलब क्या है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है। और फंक्शन कुछ कहा नहीं है कि, लेकिन अच्छा डिफरेंशिएबल है ये बता दिया ना, तभी तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग है, तो एफ जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा एफ को। हाँ, जैसे मान लो इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे 2 पॉइंट है, मान लो अभी कोई 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है C1 C2, तो बोल रहा है ना कि 2 पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है ओनली एट 2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है। ये तो फॉल्स लग रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऐसा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कुछ ग्राफ, अच्छा लेकिन 2 ही है ना, तो मान लो इस तरह कुछ फंक्शन मिल गया रफली, देखते हैं ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ फंक्शन मिल गया तो एफ है एफ डैश एक्स नॉन नेगेटिव दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमने क्या लिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें बता रखा है नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज तो नहीं करेगा ना। ओके, हमें पहले बता रखा है कि एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू 0, ये बता रखा है, और 0 है 2 ही पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो ऐसा नीचे तो नहीं जा सकता ना, ये ग्राफ सही गलत होगा, क्योंकि हमें ये बता रखा ना फंक्शन ये, तो हमें नीचे तो नहीं ले सकते, हम कांस्टेंट बना सकते हैं ऐसा, है ना कि, अच्छा ये अगर ऐसा ले लिया मैंने, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करके देखो, शायद फिर ट्रू हो जाएगा। मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इसका क्या मतलब है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सेम वैल्यू ले रहा होगा फंक्शन, है ना, फंक्शन विल अटेन सेम वैल्यू एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डेरिवेटिव भी 0 है। तो इसका मतलब है कि एक तो हमें बता रखा है फंक्शन, चलो मान लो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये इन्होंने बता रखा है ना, तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इसका मतलब है, और चूंकि मुझे पता है ये चीज़ें पहले से कि एफ डैश एंड डबल डैश जो है मोर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं ऐसा तो नहीं ले सकता ना, पैरेलल तो नहीं ले सकता, अगर ऐसा ले लूँगा सो डेरिवेटिव जो है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट पे 0 है, लेकिन इसने कहा सिर्फ 2 ही पॉइंट पे 0 है। तो एक हो सकता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो, और अच्छा तो बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो तो इंक्रीजिंग होगा ना। नहीं, इंक्रीजिंग तो है, लेकिन क्वेश्चन है क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग है, बट क्वेश्चन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये यहाँ पूछना चाह रहा है कि एफ डैश एक्स, अच्छा एक मिनट, 2 पॉइंट देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, अच्छा एफ डैश इज 0 ओनली एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, बट कहाँ पे, अच्छा पहले हमें वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा वो था क्या, देखो वहाँ से कैपिटल एफ है, ए बी से आर में एक फंक्शन है, ओके ओके, तो इसका मतलब है देखो यहाँ ओपन इंटरवल है, ध्यान दो, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ये हो सकता है ना, ए पे 0 हो, एफ डैश बी पे 0 हो, ऐसा हो सकता है। तो रूल्स थ्योरम से कर सकते हैं इसको। करो, तो हमें एलिमिनेट करना है कंडीशन पर कि एफ डैश एक्स 0 नहीं होगा, इस बीच में एंड पॉइंट को हटा दो, क्योंकि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है बता रखा है, डिफरेंशिएबल है भी बता रखा है,
तो ये उसका फंक्शन है। एफ डैश एक्स, अब ये इंक्रीजिंग है ये भी बता रखा है, और एफ डैश एक्स 0 है ओनली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड पॉइंट ले सकते हैं हम लोग ए बी, तो देन एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि अगर कोई और पॉइंट लोगे तो तीसरा भी आ जाएगा। और बीच के अगर 2 पॉइंट लोगे ना तो दिक्कत क्या होगी, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाएगी। अगर मान लो बीच में आपने क्रिटिकल पॉइंट 2 ले लिए तो होगा क्या, मान लो यहाँ इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। या फिर दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ऐसा हो सकता है दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट लो, हो सकता है दोनों इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या होता है, वो चेंज नहीं होता ना, जैसे जैसे एक्स क्यूब में जैसे आप लोग जानते हो इस तरह से ना, तो ऐसा है। तो 0 यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, सो 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाए, ऐसा हो सकता है, इस तरह से कुछ हो। सो ये ऑप्शन ट्रू लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ सर। ओनली एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट बोल रहा है। अगर आप कहीं पे पैरेलल लिए ग्राफ में तो इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वैसा कर नहीं सकते हम। तो इसका मतलब ये ओनली एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसका मतलब है ना कि ये 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे या एंड पॉइंट होंगे। क्योंकि अगर हमने बीच में, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे डेरिवेटिव जहाँ पे 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट 2 है तो या तो एक मैक्सिमा होगा एक मिनिमा होगा, वो उसका रूल अगर देखोगे 3 तो है नहीं। तो मान लो ये C1 है ये C2 है, तो या तो है कि हाँ साइन सेम है, क्योंकि अगर साइन चेंज हुआ तो फिर तो ग्राफ डिक्रीज कर जाएगा, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो ऐसा तभी पॉसिबिलिटी है या तो ये दोनों पॉइंट एंड पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन फिर ट्रू हो जाएगा, ये है। तो मतलब ये ट्रू है ना, क्योंकि ऐसा मिलेगा नहीं। एक तो हमें पहले ही बता रखा है नॉन वो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे तभी संभव है। और उस केस में, और यू कैन नॉट टेक दिस पॉइंट्स एट अ मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, अदरवाइज ये वाला कंडीशन अब वॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो गई तो कंडीशन वॉयलेट हो गई। सो फंक्शन हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर 2 है डिस्टिंक्ट है तो हाँ इट हैज़ टू बी। और हाँ बाकी प्रूफ लिख के देखो, तो यही लॉजिक लिख देना भाई, सो हम लिख के भेज देना ये सब क्वेश्चन उसको। सो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा लिख के भेज दो। बाकी हमने इसे गलत दिखा दिया उसको, तुम ये भी लॉजिक मतलब बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड करके भी भेज सकते हो, ठीक है। तो वैसा है। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, तो इसको लिख के ठीक से लिख के भेज देना। सो जो नेक्स्ट है, तो ये रफली मैंने लिखा, पूरा सोल्यूशन तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं देख रहे हैं एक बारी। अब इस पे आते हैं 21 वाले पेपर पे, क्या है 21 भी है ना इसमें। सो 21 है, 21 वाला एक बार देख लेते हैं क्या क्या है 21 वाले में। तो ठीक है, तो 21 में जो क्वेश्चंस हैं 7, चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो 7 की एप्टीट्यूड भी किया है इसने, इसका मतलब। तो ओके, तो ये सेक्शन बी का होगा। हाँ मुझे तो इसमें नहीं होगा ना, क्योंकि उसने सॉल्व नहीं किया होगा एप्टीट्यूड के। ये वाला 7 होगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट है ना, अच्छा 1 से ही स्टार्ट है। तो 7, अच्छा ये तो वही है जो फॉर्मूला जो उसे पूछ हाँ रहे थे ना, हाँ तो सर, इसका मिल भेज गया था, दूंगा तो लिखा हुआ है। हाँ हाँ। हो गया था ना, ठीक है। इसको लिख के आप भेज देना, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के आप भेज देना, जो भी ये डिस्कस कर रहे हैं इन सब का ठीक से सॉल्यूशन लिख के उसको भेज देना आप, तो वो लिख लेगा उसके हिसाब से टाइप करा लेगा। तो एंड हो गया। उसके बाद तो 7 तो ठीक है, वो 30 देखते हैं। 7 के बाद है ना 30 नंबर, तो 30 में क्या है, तो इसको फिर से लिख के देखना पड़ेगा ना। कह रहा है ए कोई 3x3 रियल मैट्रिक्स है सच दैट I3 + A इन्वर्टिबल है, एंड बी आपको दे रखा है इस तरीके से, तो इसे सिंगल करेक्ट है, एक ही ऑप्शन कोई सही होगा, ये है। तो बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ऑर्थोगोनल होगा, मतलब लास्ट पे देख रहा हूँ मैं। एंड
बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल, बी ऑर्थोगोनल तो ए इज इन्वर्टिबल। तो आ जाएगा उससे, जैसे कंडीशन यूज कर लो। तो ऑर्थोगोनल क्या है, बी इंटू बी ट्रांसपोज इज आई, है ना। तो यहाँ ये गिवन है, तो इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज माइनस बी है, बी ट्रांसपोज माइनस बी है। अब ये पुट करके आगे देखना पड़ेगा क्या होता है, तो पुट कर दो और सिंप्लीफाई करो। एक ऐसा होता है ना, आइगन वैल्यू से भी कर सकते हैं ना, लाइक अगर एक कैरी फॉर्मेट में है तो इसका आइगन वैल्यू वन, मतलब 1 - लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 + लैम्डा के फॉर्मेट में ही होगा बी हाँ। का। अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो बी की आइगन वैल्यू जो होगी बिल्कुल 1 - लैम्डा/1 + लैम्डा होगी। मतलब ये हमेशा नहीं होता है, एक कंडीशन था, मतलब इन सच केस हो जाता है, इस तरह से केस में हो जाता है। आई वाले केस में हो जाता है, आई है ना इसीलिए। जैसे ए की आइगन लैम्डा है तो कम्यूट आई प्लस करते हैं ए की इसलिए, वन है। कम्यूट करते हैं हाँ, इसलिए। क्योंकि कम्यूट करते हैं, वो थ्योरम होता है ना कि ए की लैम्डा 1 है मान लो और बी की लैम्डा 2 है आइगन वैल्यू। तो अगर ए बी बराबर बी ए है देन ए प्लस बी की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 + लैम्डा 2 होगी। कम्यूटिंग मैट्रिक्स के लिए होता है ये। तो आई तो चूंकि सबके साथ कम्यूट करता है, आई ए के साथ, तो इसीलिए हो गया। तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। तो अब आइगन वैल्यू सोच लो। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? +-1 रियल हाँ, ऑर्थोगोनल की। तो इसको अगर +-1 करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो इसने कहा बट बी ऑर्थ, -1 नहीं हो सकती क्योंकि गिवन है इन्वर्टिबल है। हाँ, तो इससे आ जाएगा, इससे आइडिया मिल जाएगा। और अगर बी ऑर्थोगोनल है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है और 3 × 3 की है, तो इसकी आइगन वैल्यू 0 ही होगी बी की। तो 0 रख देंगे तो ए क्या आ जाएगा, है ना, समझ लो। इस ऑप्शन के लिए, अगर इन दोनों ऑप्शन के लिए देखे तो 1 - लैम्डा/1 + लैम्डा को हम 0 कर देंगे तो लैम्डा बराबर 1 आ गया, मतलब आइगन वैल्यू 1 आ गई। लेकिन इसने कहा होगा कि ए आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा कुछ कहा है। इसने कहा था कि इस तरह से है कि i+3 इन्वर्टिबल है। तो मतलब यहाँ से कह रहा है कि लैम्डा जो है ना वो 1 -1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, ये गिवन है ना। हाँ, ऐसे भी नहीं हो सकता यहाँ से, तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर है ना। तो 1 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए का निकालना है। अच्छा, +-1 करके क्या आएगा, मान लो इसको मैं 1 कर दिया इसके लिए अभी। 1 - लैम्डा/1 + लैम्डा को हमने 1 पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा, पुट कर लो, 1 1 कट जाएगा, लैम्डा बराबर 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर b की आइगन वैल्यू 1 हो गई सो a में 0 हो जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल तो नहीं, वो नहीं होगा ना, इन्वर्टिबल नहीं होगा फिर, है ना। ऑप्शन है तो कैंसिल हो गया। जैसे 1 - लैम्डा/1 + लैम्डा बराबर -1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर -1, ये आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं, मतलब -1 तो पॉसिबल है ही नहीं। b की आइगन वैल्यू -1 हो सकती है, -1 नहीं हो सकती, क्योंकि -1, क्योंकि उसने कहा ना तो फिर आ जाएगा 1 बराबर -1, तो वैसा है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर 1 हुआ तो लैम्डा 0 हो जाएगा। तो पूछा गया, ट्रू पूछा है ना। सो बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ए इन्वर्टिबल होगा। नहीं, तो पहला तो मुझे लग रहा आउट हो गया, ठीक है। सो ठीक है ना। अभी हम किसका देख रहे हैं हम लोग, ये पेपर गेट 21 का है ना। और ये 3 है ना, जिसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में आएगा, इसे बोला ना रियल की यहाँ बात कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर बी को आई लेंगे तो ए को आई लिए, तो एग्जांपल से ऑप्शन डिस्कार्ड किया। बी को क्या ले लिए,
एक को I3 ले लेंगे। ए को आइडेंटिटी, हाँ, ठीक है। इन्वर्टिबल भी दिए, वो सेटिस्फाई हो रहा है पर। हाँ तो ए को आइडेंटिटी ले लिए, ठीक है, तो 2i इन्वर्टिबल है। और यहाँ से बी क्या बन जाएगा फिर, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा फिर तो, अगर ए ऐसा आइडेंटिटी मैं है। सी के लिए बोल रहा था, सी में जीरो मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है कोई बात नहीं। तो जीरो मैट्रिक्स की सिमेट्रिक है तो ए ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल ट्रू हो जाएगा, हमें फॉल्स दिखाना है। और इसमें इससे डी फॉल्स हो गया। अच्छा ओके, तो आपने क्या किया, ए को ले लिया आइडेंटिटी, तो बी आ गई जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स की सिमेट्रिक है, यस। तो ए की आइगन जो ए है आइडेंटिटी की सारी डिटर्मिनेंट वन है, तो हाँ तो ए, और यहाँ से ए ऑप्शन आउट हो चुका है, देखो यहाँ से आउट हो जाएगा, क्योंकि बी अगर ऑर्थोगोनल है तो आइगन वैल्यू वन या -1 होगी, तो -1 पॉसिबल नहीं है, और अगर वन लेते हो जीरो डिटरमिनेंट, तो जीरो आ नॉट जाएगा, तो इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, तो आउट हो जाएगा। अगर ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए तो डी वाला आउट हो जाएगा, चेक करो। ठीक है, अब बी सी को एलिमिनेट करो। बी अगर ऑर्थोगोनल है तो सारे आइगन वैल्यू ए का रियल ही होगा, ऐसा। सो बी ऑर्थोगोनल है तो मतलब +-1 किया ना मैंने जैसे, तो कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है, कॉम्प्लेक्स उसमें आ सकता है, क्या बोलते हैं, पेयर में, जीरो ± आयोटा, जो हम जिस लॉजिक से ए मैंने गलत किया है कि मैंने मान लिया 1 है, तो ये आ गया लैम्डा 0, तो मतलब एक आइगन वैल्यू 0 है ए की, तो बाकी दो बचे, दो तो पेयर में ± आयोटा काइंड ऑफ हो सकता है, तो उसके लिए एक यूनिटरी मैट्रिक्स जैसा। हम्म, तो ऑल आइगन वैल्यू जरूरी नहीं है, तो ये तो आउट हो जाएगा, इसके लिए काउंटर एग्जांपल क्रिएट करना पड़े, इसने कहा ना कि ऑल आइगन वैल्यू रियल ही होगा, तो जरूरी नहीं है, इट में भी ± आयोटा, क्योंकि एक जीरो होगा अगर ये ऑर्थोगोनल है, तो एक जीरो मतलब एक बी की आइगन वैल्यू अगर 1 है तो ए की आइगन वैल्यू एक जीरो है, बाकी दो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, तो इसलिए आउट हो जाएगा, तो ये ए सी डी आउट हो गया, तो यही बचा सही। अब है ना, तो ये प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ करना आसान है, इवन मैं इसका प्रूफ लिखना ज़्यादा आसान समझता हूँ, थर्ड ऑप्शन का ना प्रूफ बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, इसने हमें गिवन है, मैं अगर सी का एक प्रूफ लिख दूँ कि मुझे गिवन है बी इंटू बी ट्रांसपोज, सॉरी बी ट्रांसपोज बराबर क्या है, -b ना, सो बी ट्रांसपोज बराबर -b, सो वहाँ से बी ट्रांसपोज निकाल लो, तो ये होगा ए बी का ट्रांसपोज, क्या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ना, तो ये इसका ट्रांसपोज इंटू I3 + A ट्रांसपोज, और इस पूरे का इन्वर्स, ट्रांसपोज लगाने पे क्या होता है ना, समझ रहे हो ना, मैं ट्रांसपोज लगा रहा हूँ बी पे, और हाँ ये सर। इक्वल है -b के, तो मतलब I3 + A इन्वर्स I3 - A, तो सी का सीधा सीधा प्रूफ लिख सकते हैं। अब ए के बारे में कुछ बोला हुआ है, ए के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बोला ये है, तो इसको खोल लो जरा, तो इसको खोलोगे तो ये आ गया I - A ट्रांसपोज, और यहाँ आ गया I + A ट्रांसपोज इनवर्स, और इधर है वैसे ही माइनस में I + A इनवर्स I - A, ऐसा। अब इसको वहाँ भेज दो, ये इन्वर्स वाले को उस साइड भेज दो, इस इन्वर्स वाले को इधर बुला लो, ठीक है, तो इससे सीधा सीधा प्रूफ ही आ जाएगा। ये जो इन्वर्स वाला ना राइट में है तो राइट में ही जाएगा, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही आएगा, तो I + A, और इधर है I - A ट्रांसपोज, और ये माइनस I - A, और ये उधर चला जाएगा I + A ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसा। अब खोलो तो यहाँ से आएगा, क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा A × A ट्रांसपोज बराबर I, करके देखो, इन दोनों इक्वेशन को खोलो, कुछ टर्म्स कट जाएंगे, बाद में यही बचेगा, तो इससे आ जाएगा, तो ये सी का प्रूफ आगे काइंड ऑफ, देखो, तो ये रफ में बता रहा हूँ, इस तरह से ऐसे कर सकते हो, और बाकी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए।
ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसको लिख के ठीक से भेज देना भाई। सो ये है 31 नंबर था ना, 21 वाला। अब आते हैं 36। 36 में क्या है? सो तो ये तो बस ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो ये कह रहा है आपसे कि X and B time homogeneous discrete time Markov chain with either finite or countable state space. So which of the following statement is true? तो देर इज एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट। तो पहला फॉल्स है, एक एग्जांपल लिख देंगे उसके लिए फॉल्स हो जाएगा। जैसे इस तरह का मार्कोव चेन है, मान लो रैंडम वॉक। हाँ उस तरह से ना, जैसे कहने का मतलब कि स्टेट स्पेस हम इन्फिनाइट ले ले, तो इस वाले में मान लो स्टेट स्पेस मैंने ले लिया 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो इस वाले केस में जैसे 1 2 3 4, तो जैसे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, ऐसा ले लो विथ प्रोबेबिलिटी 1। ये 1 1 1 1। तो इसमें कितने स्टेट रिकरेंट है? एक भी नहीं है ना। ऑल स्टेट आर ट्रांजिएंट स्टेट। तो ये मैंने एक वो बना दिया स्टेट स्पेस। इसने कहा ना कि फाइनाइट या काउंटेबल अलाउड है। फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में कम से कम एक रिकरेंट स्टेट होगा ही, लेकिन यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि काउंटेबल में ज़रूरी नहीं है, मतलब इन्फिनाइट स्टेट्स अगर ले लेंगे तो ज़रूरी नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अच्छा अब आते हैं, इफ़ देयर इज़ एन एब्जॉर्बिंग स्टेट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर एक एब्जॉर्बिंग स्टेट है तो कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जिस्ट करेगी। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब हो गया, उसको देखते हैं, रुको। अच्छा सी कह रहा है इफ़ ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट। ऑल स्टेट्स अगर पॉजिटिव रिकरेंट है तो उसके लिए वो भी चाहिए ना। पॉजिटिव रिकरेंट अकेला काफ़ी नहीं है थ्योरम में, मतलब वो होता है कि इरिड्यूसिबल एंड पॉजिटिव रिकरेंट होगा तब जाके यूनिक होगा। तो अगर मैं इसका काउंटर एग्जांपल बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा बनाना पड़ेगा कि पॉजिटिव रिकरेंट हो लेकिन इन्फिनाइट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब इसकी गारंटी कब है? जब पॉजिटिव रिकरेंट एंड इरिड्यूसिबल हो, लेकिन इरिड्यूसिबल कंडीशन है नहीं यहाँ पे। तो मतलब एक ऐसा एग्जांपल मुझे मिल जाएगा जो इरिड्यूसिबल ना हो, है ना, पॉजिटिव रिकरेंट हो और इन्फिनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि यूनिक की गारंटी तभी है जब वो इरिड्यूसिबल होता। तो मैं इरिड्यूसिबल वहाँ फेल कराऊंगा तो यहाँ इसको फेल करा सकता हूँ, तो ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। अब डी पे आते हैं। आई ले लेंगे I3। हाँ वैसा तो कुछ सारे लेंगे। पॉजिटिव। बना के देख लो एक बारी। सो उससे पॉजिटिव रिकरेंट मतलब रिकरेंट है ना, फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में जो रिकरेंट स्टेट है वो पॉजिटिव रिकरेंट ही होंगे। तो जितने है ना फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन में रिकरेंट स्टेट विल बी पॉजिटिव रिकरेंट ओनली फाइनाइट में, लेकिन काउंटेबल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फेल कराना तो वो एक इरिड्यूसिबल टाइप का ले लो जो रिड्यूसिबल ना हो, सॉरी मतलब इरिड्यूसिबल ना हो, मतलब रिड्यूसिबल हो, तो उससे आउट हो जाएगा ऑप्शन। जैसे आप I3 कह रहे हो ना उस तरह बना के देख लो। तो मैं उसी के लिए कह रहा था कि चूंकि I3 में 3 ही स्टेट होगा तो वो पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा, रिकरेंट अगर है तो, ठीक है। चौथे पे आते हैं कि xn इरिड्यूसिबल है, ठीक है। स्टेट स्पेस 1 2 है, पाई 1 पाई 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या स्टेशनरी लिमिटिंग स्टेशनरी के इक्वल होगा क्या हमेशा? इसके लिए कंडीशन था पॉजिटिव रिकरेंट और इरिड्यूसिबल होने इरिड्यूसिबल। चाहिए। तब ये कह रहा है कि जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है और ये स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है दोनों इक्वल होगी। ये होगी लेकिन तब जब इरिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक की गारंटी हो तब। तो यहाँ तो इरिड्यूसिबल लिया है, अपीरियोडिक नहीं लिया है, तो फिर से मैं एक ऐसा एग्जांपल बनाऊंगा जहाँ अपीरियोडिक फेल हो रहा हो, तो ये फेल हो जाएगा, तो ये भी आउट हो जाएगा। मेरा बी वाला ही सही है, ठीक है ना, तो यही सही होगा। एंड अब इसके लिए कोई प्रूफ लिखना पड़ेगा। एब्जॉर्बिंग स्टेट है ना,
तो एब्जॉर्ब हो रहा है तो कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी। तो जहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है वो स्टेट हो गया ट्रांजिएंट रिकरेंट स्टेट, तो रिकरेंट तो कम से कम एक मिल गया, सो रिकरेंट हो गया। एंड सो रिकरेंट स्टेट हो जाएगा ना, मतलब ये रिजल्ट है, हालांकि इसको प्रूफ लिखना पड़ेगा। सो एक एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा तो कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो एग्जिस्ट करना ही है, मतलब इन्फाइनटली मेनी भी एग्जिस्ट कर सकता है, कहने का मतलब ये है ना, एटलीस्ट वन है। तो यूनिक नहीं कह रहा है, या तो वन होगा या इन्फाइनटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एक रिकरेंट स्टेट है ना उसमें। सो रिकरेंट है, प्रूफ लिखना पड़ेगा, बट एनीवे मैं 3 को डिस्कार्ड कर देंगे लॉजिक लिख के तो खत्म हो जाएगा इसको। तो इसका लिख देना एक स्टेटमेंट टाइप का समझाने के लिए, एंड देन हो जाएगा। सो इसमें क्या बचा है 50 देखते हैं क्या है। तो चलो तो यहाँ पे आते हैं। तो वो कल वाला है शायद, अच्छा अम्यूजमेंट पार्क, हाँ, इसका तुम्हारे पास सोल्यूशन है ना, इसका करके भेज देना, कोई बात नहीं। क्यूबिक मॉडल्स। हाँ हाँ, उसका एक सोल्यूशन लिख के डाल दो। तो यही है, तो इसका एक सोल्यूशन लिख के आप भेज देना। मैं बोलूँगा सारे क्वेश्चन का आप लिख के कल सही से एक बार लिख के भेज देना, ताकि उसको दोबारा ना लिखना पड़े। एंड तो इसमें तो हो जाएगा ना, ये तो आपके पास सोल्यूशन है इसका। तो ये हो गया, अब बचा है क्यूबिक गेट में नहीं है, वो नेट पे है ना। क्यूइंग थ्योरी। हाँ नेट, लेकिन गेट में भी है ना, क्योंकि गेट में ऐसे नहीं लिखा है सिलेबस में, बट स्टोकेस्टिक प्रोसेस में कोई क्यूइंग थ्योरी क्या, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का ही तो एप्लीकेशन है ये है। हाँ क्योंकि लिखा नहीं तो मुझे लगा कि नहीं रहेगा। हाँ वैसे नहीं आने, लेकिन कभी कभी लोग डाल देते हैं ना, कोई पेपर बना रहा है इतना ध्यान थोड़ी देर बना दिया बस, अब वो आ गया तो आ गया, वैसा है। अब 19 का पेपर देख लेते हैं, गेट 19 का डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गेट 2019 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन, क्या 2029 चला गया सो 2019। तो हमें चाहिए स्टैटिस्टिक्स। हाँ तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखना 65, चलो लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट से अगर स्टार्ट करेंगे 65, तो उससे हो जाएगा ना, एक थ्योरम से भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। तो ये 65 क्यों है, क्योंकि उसने 1 से देखा होगा, 65 ही लिखा हुआ है ना उसने, तो एक मिनट, क्योंकि ये इसने नंबरिंग थोड़ी वैसी की है ना, मैं समझ गया उसने वैसा किया होगा। तो ये तो 65 अगर लिखा है तो यही कर देते हैं, मुझे लग रहा है ये तो आसान कर लिया होगा, मुझे लगता है इसमें नहीं दिक्कत होगा, कुछ और में होगा फिर। सो देखो यही था 19 में। एक मिनट रुको। लिखा तो ये 19 में, अच्छा वो इसके नंबरिंग 1 से किए होंगे ना, इसीलिए तो 65 क्यों लिखा है। तो ठीक है, एनीवे नंबरिंग 1 से स्टार्ट किया होगा ना। तो ये तो आसान है, मैं कह रहा हूँ ये तो आसान सा लग रहा है ना, कि 4x4 की मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आइगन वैल्यू तो ऐसे ही निकल आएगी, तो वो है ना, ये क्या होता है वी ट्रांसपोज
ये क्या प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है ना, तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, वी ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू होगी ये मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर एक ये होगी, इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा कितना आएगा, एंड बाकी आई गेस ज़ीरो होती है, ठीक है ना। तो जैसे ये अगर डिवाइड कर दूँ इसको मैं इससे वी ट्रांसपोज वी से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वी ट्रांसपोज वी से, तो ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, बताओ भाई, जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू क्या होती हैं। आइडेम्पोटेंट ना, तो आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी इसके, 0 और 1। सो हाँ, सो जो रैंक है वो इक्वल होगा तो इसका रैंक कितना आएगा, तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी ना, एक 1 होगी बाकी सब 0 होंगी, क्योंकि इसका रैंक 1 आएगा। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का रैंक 1 होता है, चेक करो, हाँ 1 ही हो। सो यह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी किया जा सकता था वी इंटू वी ट्रांसपोज, तो तो मल्टीप्लाई वो करके, उसके ट्रेस के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, निकालो, मैं कह रहा हूँ इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो v इंटू वी ट्रांसपोज की ये जो वेक्टर v है इसका नॉर्म या बोलूँ मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से 1 + 4 + 9 + 16, ठीक है ना, तो ये √30 हो गया ये, है ना। तो ठीक है, ये एक 30 होगा बाकी 3 0 होगा, 4 × 4 है ना जो मुझे लग रहा है। तो ये वी ट्रांसपोज का, सो 1 + वी ट्रांसपोज की जो आइगन वैल्यू होगी वो 31 1 1 1 हो जाएगी। तो पूछा गया डिटर्मिनेंट, तो आंसर 31 होना चाहिए, ये है, ठीक है, समझ आया, तो ये होना चाहिए। चेक करो भाई, लाइक इसका तो सर लाइक इसका जो मतलब मल्टीप्लिकेशन में आएगा, फर्स्ट रो तो सेम आएगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम आएगा, सेकंड कॉलम होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड कॉलम 3 से हाँ मल्टीप्लाई, इसलिए थर्ड रैंक रो 1 हो जाएगा ना। हाँ रैंक 1 तो होगा। वही प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का रैंक 1 होता है, तो रैंक 1 तो एक आइगन वैल्यू इसकी, है ना, 1 आएगी बाकी सब 0 आएगी, तो तो यहाँ हाँ वो तो 0 आ जाएगा। ठीक है 31 आंसर होगा इसका, आंसर जो है क्या है 55 नंबर क्वेश्चन है ना, सो आंसर 31 है, ठीक है, ये सही है। वही यहाँ पे है अप्रोच कि रैंक जितनी है उतनी बार 1 आएगी प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की, तो रैंक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का रैंक 1 ही होगा, फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक हाँ है। मतलब ऐसे कर रहे हैं ना, जो मतलब फॉर्मूला आया तो मतलब ऐसे कर रहे हैं ना कि फर्स्ट फर्स्ट रो सेम रह रहा है, सेकंड रो हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड रो हाँ, थर्ड रो 3 से से, हो रहा है, तो तो उससे हो पहली जाएगा। बार है इंडिपेंडेंट है। हम्म कि तो ये वेक्टर्स जो है वो एलडी बनेंगे, इसलिए वो सब 0 हो जाएंगे। हाँ, हम्म, अब 36 देखते हैं क्या है, तो 36 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 36, ये तो आसान है, इसमें रेग्रेशन ई ऑफ वाई गिवन एक्स निकालना है, तो ये एक सौ क्यों समझ नहीं आया, इसमें बस फॉर्मूला लगाना है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, रेग्रेशन वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है, ई ऑफ रेग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ये निकाल लो, जो भी आएगा वो आंसर है। सो आपको यहाँ ये निकालना है वाई गिवन एक्स ये एक्सपेक्टेशन, तो आई गेस यूनिफॉर्म आ जाएगा ना, हाँ यूनिफॉर्म। हाँ तो है ना, यूनिफॉर्म में आ जाना चाहिए। ये लेस देन इन्फिनिटी है इस तरह से, तो एक एक्सपोनेंशियल है, एक दिखना पड़ेगा क्या है,
तो भी शायद एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा। में भी हाँ, तो उससे मतलब ये इससे उससे आ जाएगा, ई ऑफ वाई गिवन एक्स निकाल लो, उससे आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। तो एंड रह गया 12 नंबर, तो 12 क्या है, तो एक बार लफड़ी हमने डिस्कस कर लिया है। सो 12 में तो सिंपल है ना, ये स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं, तो मैथ थोड़ा दिक्कत है। इसमें क्या करना होता है कि मिनिमम डिग्री का कौन सा पॉलिनोमियल है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मेनली ऑप्शन ए कब सही होगा, ऑप्शन ए सही होता अगर लीनियर फैक्टर। ये मान लो ए मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, द मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल जो सेटिस्फाई करे। सो ए माइनस आई एंड ए माइनस 2i, ये चेक करना है जीरो है क्या। अगर ये होगा तो पहला ऑप्शन सही है, नहीं तो ए माइनस आई का स्क्वायर ए माइनस 2i ज़ीरो है क्या, फिर ए माइनस आई और ए माइनस 2i स्क्वायर ज़ीरो है फिर क्या। इसे जॉर्डन ब्लॉक से कर सकते हैं ना, पहला वाला हाँ, ब्लॉक में 3/3 आ जाएगा। तो आप जॉर्डन ब्लॉक से करना चाहो तो इसमें जो है ब्लॉक में, लेकिन ब्लॉक में तो वो रहता है ना, 1 रहता है ना डायगोनल पे। कर पाएंगे, देखो कैसे बनाओगे ब्लॉक। बनेगा, जॉर्डन ब्लॉक में क्या रहता है, यहाँ 1 होना चाहिए ना, देखो चेक करो, ये डायगोनल के नीचे या ऊपर 1 होता है ना, ये जॉर्डन ब्लॉक में नहीं जाएगा ये। तो ये सिंपल है, ये कर लेना आपको, ए माइनस आई निकाल लेना है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद बी वाला सही होता है, जब 12 नंबर है ना, तो इसका आंसर की में जो है बी सही दे रखा है ना, बी वाला आ जाएगा। तो मतलब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कह रहा था ना ये ज़ीरो नहीं आएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा। तो हमें मिनिमम डिग्री पॉलिनोमियल देखना होता है जो सेटिस्फाई कर जाए, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये सही हो गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो ऐसे ही दिख रहा है ना हमें, क्या होगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। लेकिन करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का फैक्टर लेते हैं मिनिमम डिग्री का जो सेटिस्फाई कर ले मैट्रिक्स, तो वो मिनिमम पॉलिनोमियल है, तो उससे आ जाएगा। तो हो गया ना, तो मोर और लेस हो गया है। तो इसको क्या करना है भाई सोहम, तुम कल तक अगर पॉसिबल हो, टाइम हो तो एक बार इसका सॉल्यूशन लिख के उसको भेज देना, बाकी इस वीडियो तो रहेगा ही, नोट्स में भेज देता हूँ। सो रफली आइडिया हो जाएगा उसको, देन हो जाएगा काम। तो एग्ज़ाम से पहले बुक सोच रहे थे आ जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर, थैंक यू आप लोगों का इतना लेट तक रुकने के सर लिए। हाँ सर बोल रहा था मतलब स्टैटिस्टिक्स में